जय माता दी ऑल। और इस वीडियो सेशन में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा, सबसे पहले वो स्विच ओवर वाला वीडियो जो मैंने कुछ दिन पहले डाला था वो जाकर ज़रूर ज़रूर देख लें। और इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 90 डेज कि आपको अगले 90 दिनों में अपने घंटों को किस तरीके से डिवाइड करना है। आपके पास सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे होने ही चाहिए और आपको वो पढ़ाई किस तरीके से मैनेज करनी है। और एक सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन 1 आपको दिख रही है सामने, नाउ दिस इज सिचुएशन 2, देन आफ्टर सिचुएशन 2 देयर इज सिचुएशन 3। ऐसे टोटल 7-8 सिचुएशंस आर देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना लेवल चेक कैसे करना है ये भी समझाने वाला हूँ, कंपनी लॉ में, सिविल में। देन आई से, और ताकि आप रियलिस्टिक रहें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे। सिचुएशन 3 के अंदर मतलब आपको ऑप्शंस दिखेंगे, सिचुएशन 4 में भी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन ए बी सी इज देयर। तो सिचुएशन 4, सिचुएशन 5, और हर चीज़ के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस। तो बहुत कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं। और ये सब किस बेस पे बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग क्वेश्चंस भेजे, सर हम इस सिचुएशन में फंसे हैं, हम इसमें फंसे हैं, हमारा सॉल्यूशन बताओ। तो हर किसी के लिए मुझे लगा कि यार इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक ना ओवरऑल वीडियो होना चाहिए उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, और उन बच्चों ने जो मतलब जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे लेकिन सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो आंसर तो सबको मिल जाएगा। तो सिचुएशन 6, सिचुएशन 7, सिचुएशन 8 एंड सो ऑन। तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, द लास्ट 2 डेज ऑफ दिस ऑफर आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो अब पढ़ाई लिखाई का यही टाइम है यार, शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग बिगनर मॉड्यूल ऑलरेडी देख रहे हैं मेक माई करियर ऐप के ऊपर। जो लोग अभी नहीं, मतलब जिन्होंने अभी तक सीरियसली शुरू नहीं किया है, उनको वो टाइम शेड्यूल वगैरह सब दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे मैनेज करेंगे जून 25 एग्जाम्स के लिए। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, दैट एवरी सिंगल पैनी, एवरी सिंगल रुपी दैट यू विल स्पेंड ऑन आवर फीस, मेरा सिंपल टारगेट है कि आपको 1 रुपये के बदले में 10,000 रुपीज़ की वैल्यू मिलनी चाहिए। इतना पैसा तो आप अपने करियर में कमाओ डिग्री मिलने के बाद। द नॉलेज विच आई गिव विल हेल्प यू अलॉट इन लॉन्ग रन। और सोलो सब्जेक्ट्स का भी आप ऑफर अवेलेबल है, और कॉम्बोज भी अवेलेबल है। आई एम टीचिंग कंपनी लॉ एंड सिविल बोथ इन ग्रुप 1, माधव सर इज टीचिंग JIGL। फिर ऑब्वियसली हम दोनों मिलकर तीनों लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ CAFM नहीं है, CMSL एंड ECIPL वी आर टेकिंग टुगेदर। तो ये सारे कॉम्बोज, ऑल 5 पेपर स्पेशल कॉम्बोज, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर जून, फॉर दिसंबर एग्जाम्स। लेकिन बस आप पढ़ाई करने वाले बनो, दैट इज देयर। सिर्फ आखिरी 2 दिन बचे हैं। एंड नाउ लेट अस बिगिन विद द I'll say the schedule, the strategies. अब सिचुएशन नंबर 1, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर हमने अभी अभी ग्रुप 1 दिया दिसंबर 24 में, और 100% नॉलेज है सर हमें पूरी, और हमारे चारों पेपर भी बहुत ही बढ़िया हुए। सर अब आगे का थोड़ा सा ना, मतलब हमें मालूम है कि ग्रुप 2 पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा ना पिक्चर क्लियर नहीं है, वो समझा दो। एंड सबको मैं यही बोल रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ यार, 11 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में, नाउ यू आर हैविंग 45 डेज, 8 आवर्स पर डे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। मिनिमम मिनिमम, ज़्यादा आप पढ़ सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और दिसंबर में तो आपने बहुत पढ़ाई की है ऑलरेडी, नवंबर दिसंबर में आपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाकर पढ़ा है। तो अब आपके लिए वो 10 आवर्स और 11 आवर्स, 12 आवर्स बहुत मुश्किल काम तो नहीं है मुझे लगता है। 360 आवर्स इन हैंड आर देयर। और इधर देखो, CMSL ECIPL दोनों मिलाकर 295 आवर्स है, टैक्स 320 आवर्स है, टोटल मिलाकर 615 आवर्स है। ग्रुप 1 आप ऑलरेडी बेस बना चुके हो बढ़िया सा। अभी आप ऐसा कर सकते हो कि आप CMSL और ECIPL दोनों 295 आवर्स जल्दी खत्म कर लो। मे बी यू आर स्टडिंग समथिंग लाइक 5 आवर्स अ डे ऑन CMSL एंड यू आर स्टडिंग 3 आवर्स अ डे ऑन ECIPL, और मे बी कभी 3 आवर्स कभी 4 आवर्स, तो आपका आराम से खत्म हो जाएगा। और वेल देन आई विल से, वेल टैक्स का पेपर भी आपका 65 आवर्स खत्म हो जाएगा, अगर आप मतलब 360 आवर्स मैनेज कर रहे हो तो 295 आवर्स फॉर CMSL और ECIPL, और टैक्स रोज थोड़ा थोड़ा वो भी साथ साथ चल रहा है, या ऑल्टरनेट डेज पे चल रहा है टैक्स का पेपर साथ में, या पहले CMSL ECIPL खत्म कर लिया और टैक्स बाद में उठा लिया। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, 25 फरवरी की वो जो कट ऑफ डेट है यार, ICSI का कुछ पता तो चलता नहीं है, मतलब गड़बड़ हो जाती है ना। और न्यू सिलेबस में पास परसेंटेज कम है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना भी ज़्यादा हो कि चारों के चारों पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन 2 पेपर आपके हाथ में ना पूरे आ चुके होंगे, तो ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा बहुत बढ़िया से। और अगर आप तीनों पेपर निपटा सकते हो पहले ही 25 फरवरी से पहले, तो दी बेस्ट, वेरी गुड। नहीं हो रहा है, 2 पेपर तो निपट ही रहे हैं ना आपके। और मतलब उसके बाद 27 फरवरी से लेकर 30 मार्च, अगर आप इतना ऑलरेडी पहले ही खत्म कर चुके हो, तो 32 दिन और आप लगा लो ऊपर से। 8 आवर्स पर डे यू आर गिविंग टू द टैक्स पेपर,
255 आवर्स और दे रहे हैं, 255 256 घंटे, तो आपका वो खत्म हो गया टैक्स का पेपर। और साथ साथ ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ मार्च आप 2 घंटे पर डे CMSL ECIPL की रिवीजन पे लगा रहे हो, ताकि वो दिमाग से आउट ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? और फिर अप्रैल और मई 2 महीने आपको मिल रहे हैं मल्टीपल रिवीजन्स ऑफ देयर 3 पेपर्स एंड देन मॉक टेस्ट, एंड देन जून में 1 जून से 2 जून से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो एक गेम प्लान आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, और ये 8 अलग अलग तरीके की स्टूडेंट्स सिचुएशंस के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी अभी आगे देखते जाओ और ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें आएंगी। एक चीज़ यहाँ पर और बोलूँगा, आपको भले लग रहा है 4 पेपर हमारे बहुत बढ़िया फोड़ के किए हैं हमने, तो भी आप 2 आवर्स पर डे एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 ऑप्शनल है, रखना चाहो, मतलब 8 आवर्स पर डे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो और इसका 1 घंटे का रिवीजन भी मार लेते हो ऊपर से आप, तो 9 आवर्स पर डे भी हो गया। तो भी 2 घंटे पर डे आप ऑप्शनल है। ग्रुप 1 का जो आपने पहले पढ़ा था उसमें से कुछ चीज़ें रिवाइज साथ साथ करना चाहो कर सकते हो, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, वो ऑप्शनल है। पास्ट मेरा 25 साल का यार टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मेरे स्टूडेंट्स BMW इंडिया, पैनासोनिक इंडिया, PVR सिनेमाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एमवे इंडिया, बहुत जगह हेड कंपनी सेक्रेटरीज हैं, मतलब। और मैंने तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं यार, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उस एक्सपीरियंस के दम पर बोल रहा हूँ, करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पीछे वाले सब्जेक्ट से हर टच में रहना चाहिए, और वो आगे ट्रेनिंग में तो काम आना ही है। कंपनी लॉ ही पढ़ते रहो यार डेली 2-2 घंटे लगाकर, मतलब साथ साथ, तो मतलब यू अंडरस्टैंड 45 डेज मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर्स पर डे रिवीजन ही तो कर रहे हो, क्या पता पूरा कंपनी लॉ ही खत्म हो जाएगा एक बार। एंड देन सिचुएशन 2 में आ जाओ। देन अब ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता मैं अभी, बट यू अंडरस्टैंड, मेरा इशारा समझ में आ रहा है आपको। ग्रुप 2, यू सिचुएशन 2 अपीयर्ड इन December 24 एग्जाम्स, और 100% नॉलेज भी है सर, और तीनों पेपर बहुत बढ़िया हुए सर हमारे। वेल CMSL ECIPL और टैक्स का पेपर, अभी तो उस केस में मैं कहूँगा 11 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में, अब यहाँ कंपलसरी है कि आपको 12 घंटे पर डे पढ़ना है, 8 आवर्स पर डे से तो काम चलेगा नहीं, और 540 आवर्स आपको निकालने हैं यहाँ पर, और आपको अपना कंपनी लॉ और सिविल कंप्लीट कर लेना है, इसमें जो टोटल बनता है 555 आवर्स का, 25 फरवरी से पहले पहले निपटा लो। और 555 आवर्स के तो वीडियो लेक्चर हैं, आप स्पीड अप करके देखोगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्या पता 500 घंटे में ही खत्म हो जाए, मे बी 500 आवर्स, मे बी लेस देन 500 आवर्स, अगर आप 1.2 1.3 1.4 की स्पीड पे कंफर्टेबल हो देखने में। और अगर सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं तो वो भी ये मान लें कि इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही है, मतलब 8 आवर्स पर डे कंपनी लॉ, 4 आवर्स पर डे सिविल, 8 आवर्स पर डे कंपनी लॉ और 4 आवर्स पर डे सिविल, तो फिर आपका ये इस तरीके से खत्म हो सकता है। और JIGL और CAFM के लिए टाइम बाद में रखिए, टोटल टोटल मिलाकर दोनों का 515 घंटे है, तो 27 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल, वेल आपको डेट्स के साथ बता रहा हूँ, ये टारगेट डेट्स हैं आपकी, इधर 25 फरवरी तक ये 2 पेपर खत्म कर लीजिए, और 27 फरवरी और 10 अप्रैल के बीच में 42 डेज हैं, 12 आवर्स पर डे पढ़ेंगे तो 504 आवर्स आते हैं, जिसमें JIGL और CAFM आपका खत्म हो जाएगा। एंड देन आई विल से थोड़ा सा स्पीड अप करके देखेंगे तो और जल्दी भी खत्म हो सकता है। और फिर उसके बाद 11 अप्रैल टू 31 में यू विल बी हैविंग 50 डेज इन हैंड फॉर मल्टीपल रिवीजन, मॉक टेस्ट वगैरह, उसके लिए 50 दिन तो बचा कर रखने हैं आपको। तारीखों के साथ ना आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, और ये दिखाने के लिए नहीं है, अचीव करने हैं, सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं। और एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकती है कि सर नहीं, हम तो ना 45 डेज और वो 42 डेज का ब्रेकअप नहीं करना चाहते, 90 दिन पूरा सर वन शॉट लेकर चलेंगे, और 90 डेज में हम ऐसे कर सकते हैं कि सारा का सारा कैसे करेंगे, कंपनी लॉ डेली 4 आवर्स पर डे, सबिल डेली 2 आवर्स पर डे, JIGL डेली 2 आवर्स पर डे, और CAFM डेली 3 आवर्स पर डे, और उसके बाद रिवीजन ऑफ दीज पेपर्स 1 आवर पर डे इन द नाइट, 1 घंटा रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो, 1 घंटा अगले दिन सुबह उठकर भी प्रीवियस डे का रिवीजन कर लो। और ये रिवीजन का मतलब बहुत थॉरो रिवीजन नहीं होता, पलटना होता है कि आज ये वाले टॉपिक कर लिए, ये वाले कर लिए, अपने दिमाग को रिकैप करवा रहे होते हैं कि हो गया, दैट इज हियर। और फिर से कहूंगा कि अगर आप चाहो तो ग्रुप 2 जो आपने पढ़ा था पहले और दे दिया 100% बहुत बढ़िया, अगर उसमें कुछ कुछ उठाकर थोड़ा बहुत रिवाइज करने का मन करे तो कर लो, ऑप्शनल है, अगर आपको कहीं 99.99% लग रहा है कुछ। और ऑप्शन 2 दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि कंपनी लॉ और सिविल अभी पढ़ो 8 आवर्स और 4 आवर्स पर डे, कंपनी लॉ 8 आवर्स पर डे, सिविल 4 आवर्स पर डे, टोटल 47 डेज में खत्म कर लो दोनों। और देन JIGL और CAFM फिर बाद में कर लेना, JIGL 4 आवर्स पर डे और CAFM, मतलब पहले कंपनी लॉ सिविल खत्म हो जाए 47 डेज में, उसके बाद रिजल्ट के बाद 25 फरवरी के बाद वंस यू हैव पॉजिटिव रिजल्ट बल्ले बल्ले, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली डिवोट योर 43 डेज टू फिनिश JIGL एंड CAFM। 10 अप्रैल तक का टारगेट है सब खत्म कर लेने का है।
एंड देन साथ साथ ये रिवीजन तो चलती रहेगी। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 समझ में आ रही है ना आपको किस तरीके से कर सकते हो। अच्छा ये मैं वीडियो लेक्चर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, और सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स जो एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी सेम है, और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल ऑब्वियसली अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से कहीं मैंने अगर 4 आवर्स लिखा है तो कोई 5 घंटे में काम खत्म कर लेगा, और कोई शायद 3.5 घंटे में 3 घंटे में काम खत्म कर लेगा। तो हर किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है। तो मैं तो वीडियो लेक्चर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, बट सेल्फ स्टडी भी अगर कोई कर रहा है तो सेम नंबर ऑफ आवर्स पर डे कंपलसरी है। आइदर गो फॉर ऑप्शन 1 और गो फॉर ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 भी हो सकती है, सर हम दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन एक सब्जेक्ट पहले खत्म करते हैं, फिर एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं, दूसरा खत्म हो जाता है तो तीसरा उठाते हैं। तो 12 घंटे में मतलब यार अल्टीमेटली डेडलाइन 10 अप्रैल की है कि आपको निपटाना है 90 दिन के अंदर सब कुछ, अगर अभी शुरू कर रहे हैं। सिचुएशन 3 पे आ जाओ फटाफट। ग्रुप 1 सर अपीयर किया दिसंबर 24 में, 100% नॉलेज के साथ अपीयर किया, लेकिन सर एक दो पेपर बढ़िया हुए, और एक दो पेपर में ना सर समझ में आ गया, हमें लग रहा था 100% नॉलेज एग्जाम देने से पहले तक, लेकिन एक दो पेपर ऐसे देखकर लगा क्वेश्चन पेपर में कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ऐसा लगा। और एक दो पेपर बढ़िया हुए, एक दो पेपर किसी वजह से बढ़िया नहीं हुए। टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई सर, हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाया, 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, पैनिक हो गया, पैनिक हो गया या जो भी हुआ, मतलब कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं जिसकी वजह से पेपर गड़बड़ हुआ है। तो सर नॉलेज भरपूर थी लेकिन कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो अब इरादा क्या है, मतलब ऑलरेडी लग रहा है कि सर इस बार नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरे पास मैसेजेस आए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बात हुई कि नहीं सर हमें अपनी कमियां ज़रूर समझ में आ गई इस बार, और अगली बार हम वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 1, अगर मतलब एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए कि आप ग्रुप 1 रिपीट कर रहे हैं जून में, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है, शेड्यूल ऑफ डेली स्टडी बनाकर अभी से पढ़ाई करना ज़रूरी है, और सिर्फ पेपर पे नहीं लिखना, फॉलो भी करना है, एंड टाइम मैनेजमेंट ढंग से करना है अपनी ज़िंदगी का। इस आने वाले 90 दिन का टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करना है। ऑप्शन 2 है कि हम सर ग्रुप 1 दे ही नहीं रहे हैं, हम ग्रुप 2 में जा रहे हैं इन जून 25, तो मैं कहूँगा इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सिर्फ ग्रुप 2 में क्यों जाओगे भाई, जब आपका ग्रुप 1 की नॉलेज बहुत बढ़िया है, आप 100% बोल रहे हो सकता है ICSI के हिसाब से 100% ना हो लेकिन 80% हो, 20% कहीं शॉर्ट कमिंग हो, तो उसके ऊपर काम कर लो। तो ये तो ऑप्शन मेरे हिसाब से बनती नहीं कि सर हम खाली ग्रुप 2 देंगे। प्रॉब्लम किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर हम तो बोथ ग्रुप्स देना चाहते हैं जून 25 में, अब उनको भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है, एंड देन शेड्यूल बनाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, और ग्रुप 2 की पढ़ाई करेंगे सर अभी 90 दिन में और ख़त्म करेंगे, और साथ साथ साइमल्टेनियसली डेली ग्रुप 1 रिवाइज करेंगे 2 आवर्स पर डे। इनके ऊपर बर्डन सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन 3C इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट बर्डनसम ऑप्शन राइट नाउ ओवर हेयर। अच्छा अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किसी को भी करनी हो कैसे करना है, अब कंपनी लॉ का पेपर है, कंपनी लॉ का पेपर है, ऐसे एक टेबल बना लो, फर्स्ट कॉलम में चैप्टर नेम, सेकंड कॉलम में लीगल कॉन्सेप्ट्स, थर्ड कॉलम रिवीजन विद रिटेंशन, फोर्थ कॉलम राइटिंग प्रैक्टिस, फिफ्थ कॉलम प्रेजेंटेशन स्टाइल, सिक्स्थ कॉलम लास्ट कॉलम सेल्फ रिमार्क्स। और अपने आप को सेल्फ स्कोर देना है आपने अपने आप को खुद को 1 to 10 पे, और शॉर्टकट नोट्स के हिसाब से नहीं, ICSI मॉड्यूल के हिसाब से, एज पर ICSI मॉड्यूल, या जो आपका एक्सपीरियंस बोलता है एग्जाम्स का एक्सपीरियंस उसके हिसाब से। ऐसे नहीं कि अपने आप को नंबर देने तो बड़ा चढ़ा कर कितने भी देती है, वैसे नहीं। ईमानदार रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ, खुद के साथ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, तो ही लाइफ में इंप्रूव कर पाओगे। अपने साथ ही चीटिंग करोगे तो लाइफ में कभी इंप्रूव कर ही नहीं सकते, लिख लो मेरी बात। देन आल से तो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखो, टाइप ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम, शेयर कैपिटल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिविडेंड, ऑडिटर, जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंस्पेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। और अब अपने आप को नंबर देने हैं कि इस चैप्टर में मैं अपने आप को लीगल कॉन्सेप्ट्स में 10 में से 10 देता हूँ, टाइप ऑफ कंपनी में, मेमोरेंडम में भी 10 में से 10 देता हूँ, शेयर कैपिटल में 10 में से 9 देता हूँ, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 में से 8 देता हूँ, डिविडेंड के चैप्टर में 10 में से 8 देता हूँ, ऑडिटर के चैप्टर में 10 में से 7 देता हूँ। बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आपका लेवल ऑफ नॉलेज कितना बढ़िया है, एज पर ICSI मॉड्यूल, एज पर द एग्जाम स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से अपने आप को नंबर दो। और कहीं लग रहा है नहीं सर मेरे को तो मतलब आई थिंक मेरा तो ऑडिटर में सिर्फ 4 नंबर ही हैं, तो गिव योर सेल्फ 4 out of 10। मतलब शर्म नहीं करनी है, वो शीट आप अपने लिए बना रहे हो, मुझे थोड़ा ना दिखा रहे हो, किसी फ्रेंड को थोड़ा ना दिखानी है, आपको अपने आप को दिखानी है। ये आप शीशा देख रहे हो, शीशा देखने वाली बात है कि आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मेरी कमियाँ कहाँ हैं। ऐसी रिवीजन और रिटेंशन हर चैप्टर का, टाइप ऑफ कंपनीज में मेरे को कॉन्सेप्ट्स भी बढ़िया आते हैं और 10 on 10 रिटेंशन भी है, ऐसी MOA में भी वेल कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं और 10 on 10 रिटेंशन है। शेयर कैपिटल में
मान लो आप अपने आप को कह रहे हो 9 on 10 तो मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया हैं और रिटेंशन भी 9 on 10 है, अच्छी है, या मे बी कि इट इज़ 8 on 10, मतलब मेरे को रिटेंशन में यहाँ प्रॉब्लम है, चीज़ें भूल जाती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लीगल कॉन्सेप्ट्स में 8 हैं लेकिन रिटेंशन में सिर्फ 7 हैं। फिर आगे राइटिंग प्रैक्टिस में आप अपने आप को कितने मार्क्स दे रहे हो? कई लोग तो कहते हैं सर 0 0 0, राइटिंग प्रैक्टिस तो हमने कभी कुछ की ही नहीं, तो वो वाले बच्चे भी हैं। और प्रेजेंटेशन स्टाइल में भी सर 0 0 0, या सर कहीं 2 नंबर, कहीं 3 नंबर, कहीं 1 नंबर, कहीं 4 नंबर, ऐसे ही हैं सर। अपने साथ ईमानदार रहना बच्चे खुद ही बताते हैं। मतलब अगर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बता रहे हैं और एग्जाम्स के दिनों में ही आना शुरू हो गया था फीडबैक कि सर हमें अपनी कमियां समझ में आ रही हैं कि हमने कहाँ गड़बड़ की है, और या फिर एग्जाम के जस्ट बाद, उस वक्त तो ईमानदारी पूरी निकल कर आ रही होती है बाहर बहुत सारे बच्चों की, और कई लोग तब भी छुपा रहे होते हैं। तो अपने आप से अपनी शक्ल नहीं छुपानी है आपको, अपने आप को तो आपको शीशे में देखना पड़ेगा ना। आप पेरेंट्स से छुपा सकते हो, आप मुझसे छुपा सकते हो, टीचर्स से छुपा सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो छुपाने में, लेकिन अपने आप से तो नहीं छुपा सकते ना। आपको अपनी औकात पता है, सही मायने में आपको अपनी औकात मालूम है कि भाई तेरा लेवल इतना ही है, तू ज़्यादा बाहर शो ऑफ जितना मर्जी मार ले। सो और उसके बाद लास्ट में सेल्फ रिमार्क्स लिखो, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, देन मतलब कहाँ पर है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर में। वेरी स्लो इन राइटिंग द आंसर्स, जिसकी वजह से पेपर छूट जाता है। 60 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ 70 का, और किसी का तो 60 का भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। इज इट समथिंग लाइक दैट? क्या पैनिक हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, और क्या आती हुई चीज़ें भूल जाती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ये मेरे को आता तो था अभी याद नहीं आ रहा। या वो ऐसा तो नहीं कि चैप्टर के अंदर 70% चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है और 30% चैप्टर आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, जो ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है। इजी टॉपिक पढ़े हुए हैं आपने चैप्टर के अंदर, लेकिन डिफिकल्ट वाले टॉपिक पढ़े नहीं, वो एग्जाम में आ गए और इसलिए आंसर नहीं आ रहा। वो वजह आपको ढूंढनी है कि चैप्टर तो मैंने सारे किए, लेकिन हर चैप्टर में जो मोस्ट डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स थे वो मैंने नहीं किए, पूरा पूरा चैप्टर मैंने नहीं किया एज पर ICSI मॉड्यूल, नॉट एज पर एनी शॉर्ट नोट्स, नॉट मैराथन्स। मैराथन नोट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, शॉर्ट नोट्स रिवीजन नोट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उससे तो कोई पास ही नहीं हो सकता, ये मेरी बात लिख लो आप। सिर्फ मैराथन और सिर्फ रिवीजन ऑन यूट्यूब कभी किसी को पास नहीं करवा सकती, इम्पॉसिबल है। उस स्टूडेंट ने पहले पास्ट में 6 महीने 8 महीने बढ़िया से पढ़ाई कर रखी होगी, तो रिवीजन नोट्स या मैराथन नोट्स पास करवा सकते हैं, या मतलब वो एड ऑन्स हैं यार, ऊपर से एक्स्ट्रा हैं। खाली रिवीजन और मैराथन के चक्कर में तो सारी दुनिया फेल है, एवरीबडी 100%, 0/0 रिजल्ट आई से। जो स्टूडेंट हाँ 2 अटेम्प्ट पहले फेल हो चुका है, पूरा सिलेबस कर चुका है, और फिर वो यूट्यूब पे रिवीजन देख रहा है या मैराथन देख रहा है, वो तो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसकी, लेकिन उसने पहले तो एग्जॉस्टिव पढ़ा हुआ है, ICSI मॉड्यूल भी एग्जॉस्टिव पढ़ा हुआ है। तो वो हेल्प लेने के लिए ज़रूर हैं चीज़ें, जो टूल्स हैं, बट पास करवाने के लिए नहीं है। वो 100% श्योरिटी नहीं होती उन सब चीज़ों के बेस पे, क्योंकि उसमें 100% कोर्स कवरेज भी नहीं होती ना रिवीजन्स के अंदर। और वेल आई से सो फार एज मैराथन्स आर कवर्ड, मैं कंपनी लॉ का जब ऑलमोस्ट 100 घंटे की रिवीजन करवाता हूँ, मेरे 100 घंटे के रिवीजन लेक्चर्स हैं, मैं ही बोलता हूँ उसमें 100% कवरेज नहीं है यार। 100 घंटे में 100% कवरेज नहीं है, तो मतलब बहुत कुछ है। जो मैं 400 घंटे कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ, ऑलमोस्ट 400 आवर्स, सब कुछ कैसे रिवीजन में आ जाएगा ना। तो कुछ टॉपिक्स तो रह ही जाते हैं या डिटेलिंग रह जाती है। नौ LLP ऐसे ही आप सिविल में भी अभी अपने आप को स्कोर दे सकते हो कि MSME के अंदर मेरे को 9 नंबर दे रहा हूँ मैं अपने आप को, या 6 नंबर दे रहा हूँ रिटेंशन में, जो भी है, मतलब आपको बनाना पड़ेगा। हाँ जी, अब यहाँ पर देखो ज़रा, अब जो बच्चे बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हैं जून में कि सर इधर 100% नॉलेज है, एक दो पेपर बढ़िया हुए बहुत ही, एक दो पेपर गड़बड़ हुए और हमें रीज़न समझ में आता है सर क्या रीज़न है, और बोथ ग्रुप्स देने हैं सर जून 25 में। तो अभी 45 डेज इन हैंड अप टू 25 फरवरी, 12 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं, 540 घंटे, और इस 540 घंटे के अंदर 10 आवर्स पर डे एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 पे लगा रहे हैं। 450 घंटे के अंदर पूरा CMSL खत्म, पूरा ECIPL खत्म, टैक्स का 150 घंटे खत्म। बात समझ में आ रही है? 540 घंटे आपके पास अभी हैं 25 फरवरी से पहले, जिसमें से 450 घंटे आपने दे दिए CMSL, ECIPL और टैक्स को, और CMSL कंप्लीट कर लिया, ECIPL कंप्लीट कर लिया, और टैक्स के 150 घंटे के वीडियो लेक्चर्स कर लिए। और इधर 2 आवर्स पर डे दे रहे हैं फॉर द रिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, क्योंकि आपका दिल ऑलरेडी जानता है एग्जाम देने के बाद कि गड़बड़ तो हुई है दिसंबर एग्जाम्स में और पास नहीं होने वाला ग्रुप। तो जो भी, और इस रिवीजन का मतलब
जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है ना उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो रिवीजन का मतलब ये नहीं कि जिस जो कमियां वो वहीं की वहीं छोड़ दी। अगर आपको कहीं लग रहा है ना कि यहाँ पर मेरे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है यार, सबिल के अंदर वेरियस इनिशियल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर मैं अपने आप को 7 नंबर दे रहा हूँ, तो पहले इस 7 को तो 10 बना लो यार। आप राइटिंग प्रैक्टिस और वो प्रेजेंटेशन स्टाइल करोगे या रट्टे बाद में मारोगे, पहले कॉन्सेप्ट पे काम करोगे उसके बाद रिटेंशन पे काम करोगे ना। पहले आप यहाँ कॉन्सेप्ट कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप इसके अंदर रिवाइज करोगे, रिटेन करोगे। एंड वो भी रिवाइज करने के, रिटेन करने के क्या तरीके हैं मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में कि क्या तरीके हो सकते हैं। एंड देन राइटिंग प्रैक्टिस। और ये वीडियो पूरा देखना, अगर ऑप्शन 1 या 2 आपके काम की थी तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन 3 नहीं देख रहे, या ऑप्शन 7 या 8 अभी आएगी वो आपके काम की है तो ये नहीं देखना। मैं बहुत सारे पॉइंट्स बीच बीच में बताता जाऊंगा, तो इसलिए सबके लिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। तो मैं वही कह रहा था, पहले इस पे काम करो यार, फिर उसके बाद यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस पे काम करो, इम्प्रूव करो, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टाइल। ये दोनों तो इकट्ठे ही चलेंगे, एक साथ ही चलेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन स्टाइल, वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो यहाँ बात हो रही थी, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ रिवाइज 2 आवर्स पर डे, तो रिवाइज 2 आवर्स पर डे में जहाँ कमियां हैं उन कमियों के ऊपर काम करते चलो चैप्टर वाइज, जहाँ आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और वो मैं नहीं बता सकता, या कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता, कोई यूट्यूब पे कोई दीदी, कोई भैया, कोई टीचर नहीं बता सकता, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बन गए सब लोग ना, हर कोई अपने अपने तरीके से कुछ भी बोलकर चला जाता है। और एक चीज़ समझना, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको मतलब सिर में दर्द है या आपको कंधे में दर्द है या आपकी टांग में दर्द है या पेट में दर्द है, सबकी एक जैसी दवाई नहीं होगी ना। वो यूट्यूब पे दीदी आई, उन्होंने एक दवाई सबको पकड़ा दी और सबको उनका क्या रीज़न था, क्या पर्पज़ था, वो वही जाने, और वो सब कुछ बोल कर चली गई और आप मान रहे हो, नहीं चलेगा ना। हर किसी को अलग अलग अपना फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन वन मोर थिंग एट द सेम टाइम, वेल आई विल से, ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो फॉल्स मोटिवेशन बहुत देंगे, टीचर्स और यूट्यूबर्स। नहीं फंसना उन सब में, फॉल्स मोटिवेशन आपको अपने लिए करना है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना है, ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना, वेरी। जो ऑनेस्ट रहते हैं ना वही ऑल ओवर इंडिया जब 6% रिजल्ट आता है उसमें पास होकर निकल जाते हैं। जो सिर्फ फॉल्स मोटिवेशन के दम पे हवा हवाई चल रहे हैं वो 94% में फेल हो जाते हैं। तो आप किसी के चक्कर में नहीं फंसना, आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन खुद करना है। मैं नहीं कर सकता आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि आप अपने आप को मान लो यहाँ पर 1 नंबर दे रहे हो, तो भाई आपको मालूम है ना कि मैं अपने आप को यहाँ पर 1 नंबर दे रहा हूँ, मेरे को कैसे मालूम है? या किसी यूट्यूब पे किसी टीचर को या इन्फ्लुएंसर को कैसे मालूम है कि आप अपने आप को यहाँ पर 1 नंबर दे रहे हो? सो डोंट डू दैट। मतलब आपको मालूम है ना कि पॉश एक्ट में आप अपने आप को 5 नंबर दे रहे हो, या अप्रेंटिसशिप एक्ट में आप अपने आप को 3 नंबर दे रहे हो, या 7 नंबर दे रहे हो, जो भी दे रहे हो आप अपने आप को, यू नो दैट कि आपकी कमी कहाँ पर है। किसी को कैसे मालूम कि आपकी कमी कहाँ पर है? तो पहले कौन, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स पे काम करोगे ना यार, उसके बाद रिविजन्स पे काम करोगे, फिर ये राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब तो बात की बातें हैं ना। या आप उल्टा शुरू करोगे, मॉक टेस्ट हम पहले कर लेते हैं और ये सब कुछ बाद में कर लेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे पास है नहीं, हम आज से ही मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देते हैं, तो भाई तुम्हारे मॉक टेस्ट में रिजल्ट तो बेकार ही आएगा। तो नाउ द पॉइंट रिमेन्स ओवर देयर कि पहले तो जिस चीज पे काम करना है पहले उस चीज पे काम करो ना। सो तो अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवाई खाओ, सिर में दर्द है तो सिर दर्द की दवाई खाओ, दांत में दर्द है तो दांत दर्द की दवाई खाओ, हर चीज की दवाई अलग है यार। और यहाँ पर फिर 26 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक 17 डेज हैं। यहाँ पर टेक्स्ट पढ़ो डेली 10 आवर्स पर डे, और एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 भी साथ में चलता रहेगा 2 आवर्स पर डे। और 14 अप्रैल आते आते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप 2 का, और बोथ ग्रुप्स के हिसाब से चल रहे हो। और मैं कहूँगा आप ये मानकर चलो ना, 11 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल 90 दिन आपने साथ साथ 2 आवर्स पर डे, मतलब 180 आवर्स, 180 आवर्स तो आपने साथ साथ ग्रुप 1 भी रिवाइज कर लिया ना, 180 घंटे दे दिया आपने ग्रुप 1 के ऊपर, जो कि आप ऑलरेडी कह रहे हो मेरे पास तो 100% नॉलेज पहले ही है। ये तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी है 80%, 90%, 100%। तो वो आपने मेकअप कर लिया ना इसमें 180 घंटे के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर 45 डेज आपके पास रहेंगे मल्टीपल रिविजन्स ऑफ 7 पेपर्स के लिए। वो एक चैलेंज है बहुत बड़ा। झांसी, मैं कह रहा हूँ आसान काम नहीं है यार, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिसको झांसी की रानी या राणा प्रताप जो अपने आप को मानता है, तो उसको ये फॉलो करना ही पड़ेगा ना। दिस इज समथिंग यू कैन नॉट एस्केप। मतलब आपको अगर स्वर्ग चाहिए तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। सो वेल से स्वर्ग चाहिए लेकिन मरना नहीं है सर, मुझे मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। स्वर्ग चाहिए तो मरना भी पड़ेगा, मतलब मरना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये कम नहीं है यार ये बर्डन, ये बोल देना आसान है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी जॉब।
वही 16-16 घंटे पढ़ाई चल रही होगी तब दिन में, 16 आवर्स पर डे, 17 आवर्स पर डे, अंदाज़ा हो गया आपको अभी यहाँ पर। आखिरी के 45 डेज में तो कोई टाइम लिमिट्स बचती नहीं है जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए। सी एस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस, एंड आई से सर ग्रुप 1 दिया था सर अभी दिसंबर में, मेरे को ऑलरेडी पता है, मेरी नॉलेज ही 50% है, आधा आता है, आधा सिलेबस किया, आधा नहीं किया, या 70% सिलेबस किया सर, 30% तो टच भी नहीं किया। और बहुत सारी कमियां हैं सर, इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो पता चल ही जाएगा, बहुत सारी कमियां हैं। उसके बावजूद भी 1-2 पेपर ठीक ठाक हुए थे, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरी नॉलेज में, लीगल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कमियां हैं। ऑप्शन 1 ग्रुप 1 रिपीट करें जून में, या ग्रुप 2 दें सिर्फ जून के अंदर, या बोथ ग्रुप्स दें जून के अंदर। और बोथ ग्रुप्स तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे बच्चों को, क्योंकि मेरे पास ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और मैं क्लियर मना कर देता हूँ, बच्चा ये नहीं सूट करेगा आपको। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने निकले हो आप, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत सारे लेकर चलने पड़ते हैं और बहुत सामान लेकर चढ़ना पड़ता है, उतनी तो तैयारी आपकी है नहीं, अभी तो आप छोटा पहाड़ नहीं चढ़ पाए, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रहे हो। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए तो लेवल कुछ और चाहिए। तो ये मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, टू बी वेरी जेन्युइन, और मैं फॉल्स मोटिवेशन नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग देते हैं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा फॉल्स मोटिवेशन। सच का सामना, हाँ, द ट्रुथ एंड डेयर, ट्रुथ और डेयर जो भी है। तो कई लोग डेयरिंग डेयरिंग में आपको चढ़ा देंगे, आपको हवा दे देंगे और आपकी पतंग चढ़ा देंगे, नीचे से हत्थे से काट देंगे, फिर बहुत ग्रुप फेल, सर 4 अटेम्प्ट से फेल हो रही हूँ सर, मैं क्या करूँ। ऐसे बड़े सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, सर सो एंड सो टीचर ने मिसगाइड कर दिया, मैं क्या करूँ, सो एंड सो अकेडमी ने मिसगाइड कर दिया, मैं क्या करूँ। अब मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो आज भी फिर यही बोलूँगा, आज तक भी बच्चा कह रहा है मेरे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है 4 अटेम्प्ट फेल होने के बाद, तो मैं कहूँगा भाई फिर एक ही ग्रुप पकड़ो ना, फिर बोथ ग्रुप्स क्यों पकड़ रहे हो। सर मैं जून में दे दूँ, सर क्या मैं दे सकती हूँ जून में दोनों ग्रुप्स, कैसे दे दोगे आप जब कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक ग्रुप पकड़ लो यार, और एक ग्रुप पकड़ो, पास करो, पहले उसको निकालो, अच्छे से करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाकर करो, क्योंकि सिर्फ पास नहीं करना, सिर्फ मार्कशीट नहीं चाहिए, आगे 25-30 साल 40 साल करियर बनाना है इसी नॉलेज के बेस पे, घसीटे थोड़े ना मार रहे हैं आपने जिंदगी में। सो मतलब बात समझ में आ रही है क्या समझा रहा हूँ आपको, हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड ट्रुथ रियलिटी की बातें कर रहा हूँ। तो ग्रुप 1 रिपीट इन जून 25 एक ऑप्शन है, और मैंने बता ही दिया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपनी लीगल इंटरप्रिटेशन इंप्रूव करनी पड़ेंगी, रिवाइज मोर, रिटेन मोर, और एक तरीका ये भी है टीच अ फ्रेंड। लेकिन ये टीच अ फ्रेंड जो है ना, ये जनवरी फरवरी 2 महीने ही चलेगा। जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो किसी दोस्त को पढ़ा दिए, आपका रिवाइज हो गया, दोस्त को समझ में आ गया, दोनों की बात बन गई। बट आई से मार्च अप्रैल मई 3 महीने किसी को पढ़ाना मत, सेल्फ स्टडी करना, जो पढ़ाने का मन कर रहा है अभी जनवरी फरवरी में पढ़ा लो, उसके आगे नहीं पढ़ाना किसी को। और कई मतलब साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, जब हम किसी को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हैं, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। सामने वाला रिटेन कर पाए ना कर पाए जिसको पढ़ाया, लेकिन आप तो रिटेन कर ही पा रहे हो, जो पढ़ाता है वो रिटेन कर पाता है। और अगर सामने वाले की रिटेंशन भी अच्छी है तो वो भी आपको दुआएं देगा, उन दुआओं का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाएगा। देन वर्क ऑन द राइटिंग प्रैक्टिस एंड ICSI गाइडलाइन आंसर्स PDF फाइल्स सब अवेलेबल है ऑन द ICSI वेबसाइट, उस पर भी काम करना है आपको। तो वो सारी चीज़ें आप वर्कआउट कर लो, एक ऑप्शन है आपके पास। और ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी इसमें, कि ग्रुप 2 ओनली इन जून 25। सर ग्रुप 1 देना ही नहीं है सर, ग्रुप 1 बड़ा टफ लग रहा है सर, ग्रुप 2 में हाथ मारते हैं, 3 पेपर हैं एक तो, और दूसरा क्या है, ICSI का हायर पासिंग परसेंटेज है सर ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में सर जाता है 7%, 7.5%, ग्रुप 2 में जाता है 12%, 11%, 12% पास परसेंटेज है। शायद इस चक्कर में निकल जाए सर, 89% यहाँ पर भी फेल हो रहे हैं, लेकिन सर 11% पास आउट है, शायद इस चक्कर में निकल जाए। तो आप ट्राई उस तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से कर लो, मतलब दैट इज़ अ सेकंड ऑप्शन, अगर आप ग्रुप 1 छोड़कर ग्रुप 2 पहले करना चाह रहे हो, ये देखकर कि ICSI का पास परसेंटेज इसमें ज़्यादा है। और अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो, और थर्ड ऑप्शन तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बोथ ग्रुप्स वाला तो बिल्कुल ना है, मना है मेरी तरफ से। तो अगर ये लेवल है सिचुएशन 4 में, अब यहाँ पर अगर आप ग्रुप 2 में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मालूम है CMSL 175 आवर्स, ECIPL वही जो कहानी मैंने पहले बताई थी, और 295 आवर्स, और इधर 320 आवर्स टैक्स। तो अभी फटाफट फटाफट आपको क्या करना है, 8 आवर्स पर डे मिनिमम, 9 आवर्स पर डे हो जाए, 10 आवर्स पर डे हो जाए, बहुत अच्छा है। तो आपको अपना CMSL और ECIPL कंप्लीट करना है, और साथ में टैक्स के 65 आवर्स के आसपास वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, या शायद उससे ज़्यादा हो जाए। अगर आप नंबर ऑफ़ आवर्स इंक्रीज़ कर देते हो तो हो सकता है टैक्स के 100 घंटे, 120 घंटे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं 25 फरवरी से पहले पहले। और फिर उसके बाद 27 फरवरी और 30 मार्च के बीच में, वेल यू विल बी हैविंग 32 डेज
एंड फिनिश योर टैक्स पेपर ऑल्सो अप टू 30th मार्च। और साथ में मतलब इन दिनों में, इन 32 दिनों में आप CMSL और ECIPL की थोड़ी थोड़ी रिविजन्स भी साथ साथ करेंगे जो आप पहले ख़त्म कर चुके हैं। और फिर आखिरी के 2 महीने अप्रैल मई में आप मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तीनों पेपर की। एंड देन 1 जून से तो फिर आगे एग्जाम है ही, दैट इज देयर। सो दिस इज सिचुएशन 4। सिचुएशन 5, ग्रुप 1 दिया था सर दिसंबर में, लेवल ऑफ नॉलेज इज 20% 30% ओनली। सर आता नहीं है सर, ज़्यादा चैप्टर पढ़े भी नहीं थे, चैप्टर ही बहुत कम पढ़े थे, सारा सिलेबस ही पढ़ा रह गया सर, टच ही नहीं किया। और कोई भी पेपर बढ़िया नहीं हुआ सर, नन ऑफ द पेपर्स वेंट गुड। तो मैं रिपीट करूं ग्रुप 1 जून में, तो मैं कहूँगा वही सारी एडवाइस जो पहले पहले दे चुका हूँ वही यहाँ पर है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। या सर मैं ग्रुप 2 में जाऊँ और ड्यू टू द हायर पासिंग परसेंटेज, तो वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। क्या बोथ ग्रुप्स में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 20% 30% वाले को कैसे बोलेंगे बोथ ग्रुप्स में जाओ? कई लोग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बच्चे इसमें भी सपना देख रहे हैं कि हम कर लेंगे बोथ ग्रुप्स। और कई, क्या बोलूं यार, फ्रॉड स्कैम टीचर्स या इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स फॉल्स मोटिवेशन दे रहे हैं, हाँ बेटा तू कर लेगा, हाँ बेटा तू कर लेगा, क्योंकि उनको शायद अपना कोर्स बेचना है या जो भी है, वट एवर रीज़न, आई डोंट थिंक, मतलब और कोई रीज़न हो सकता है, और क्या रीज़न हो सकता है। इसके लिए मत जाना यार। कोई रेयर एक्सेप्शनल केस में वंस इन द ब्लू मून निकल भी गया, उसको एग्जाम्पल मत मान लेना कि ये जनरल रूल है, डोंट थिंक दैट वे। एंड देन मैं तो कहूँगा जहाँ पर पास होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वही वाला काम करो ना यार। देन सिचुएशन 6, ग्रुप 2 दिया था सर दिसंबर 24 में, 100% नॉलेज है सर। और एक दो पेपर बढ़िया से हुए, लेकिन एक दो पेपर गड़बड़ हुए हैं और पास नहीं होऊंगा, नहीं होंगी ऑलरेडी पता है सर। तो अभी ग्रुप 2 रिपीट कर लें जून में, तो आपको मालूम है क्या करना है। और ग्रुप 1 दे दें सिर्फ, तो मैं कहूँगा ओनली ग्रुप 1 तो नॉट अ गुड ऑप्शन यार। ग्रुप 2 रिपीट कर लें या फिर बोथ ग्रुप्स। और बोथ ग्रुप्स का मतलब बर्डन बहुत ज़्यादा आने वाला है यहाँ, तो कुछ कुछ ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ तो आपको ग्रुप 1 की पढ़ाई करने के लिए भी अब 90 दिन है, 90 डेज में ख़त्म करना है। और साथ में 2 आवर्स पर डे आपको ग्रुप 2 की रिवीजन भी करनी है, CMSL, ECIPL और टैक्स वगैरह जो भी है। सो नाउ इन दिस केस आई विल से, और इंट्रोस्पेक्शन करने के तरीके वही हैं, अपने आप को नंबर दो, टेक ओवर कोड, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, ICDR, LODR, SEBI, SCRA, डिपॉजिटरी, IFSC एक्ट, NCS रेगुलेशन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन। दो अपने आप को नंबर हर चीज़ में, आपको मालूम है कैसे किया जाता है। और सिर्फ CMSL नहीं, ECIPL, टैक्स सभी के लिए दो, ताकि आपको अपना लेवल एग्जैक्टली समझ में आ जाए किस चैप्टर में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। देन आई विल से, अभी बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं अगर आप यहाँ पर, तो क्लियर है कि आप ग्रुप 1 डेली पढ़ रहे हैं 12 घंटे पर डे, और उसके बाद 90 दिन आप ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं अभी 11 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक, एंड अप टू 10th अप्रैल, 10 अप्रैल तक आप अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। और साथ में इन 90 दिनों में आपने 2 आवर्स पर डे के हिसाब से 180 आवर्स की ग्रुप 2 की रिवीजन भी कर ली, जिसमें आपका लेवल ऑफ नॉलेज आपके हिसाब से ऑलरेडी बहुत बढ़िया, लेकिन मैं कहूँगा ICSI के हिसाब से ये बढ़िया होना चाहिए, ICSI मॉड्यूल के हिसाब से बढ़िया होना चाहिए। तो 2 आवर्स पर डे रिवीजन मतलब आपने 180 घंटे पढ़ लिया, नहीं तो 150 घंटे पढ़ लिया, काफ़ी टाइम आपने उस पर लगा लिया। और फिर लास्ट में आप रिवीजन के लिए टाइम भी मैनेज करेंगे। और यहाँ पर भी इसी सिचुएशन में जब बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं, तो वही ऑप्शन है आपके पास। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप, जैसे मैंने पहले बताया था, कंपनी लॉ 4 आवर्स पर डे, सुबिल 2 आवर्स, JIGL 2 आवर्स, CAFM 3 आवर्स पर डे, और यू आर रिवाइजिंग। 11 घंटे की पढ़ाई ये हो रही है, 1 घंटा रिवीजन हो रही है, और 2 घंटे ग्रुप 2 की पढ़ाई चल रही है। इससे कम में बात बनेगी नहीं अगर बोथ ग्रुप्स की सोच रहे हैं तो। मतलब मम्मी पापा को बोल दो कि अब हम अलग दुनिया में, अलग प्लैनेट पे जा रहे हैं, क्लाउड नंबर 7, क्लाउड नंबर 9 पे जा रहे हैं, जो भी है। और या फिर ऑप्शन 2 है डेली शेड्यूल में, कंपनी लॉ 8 आवर्स पर डे, सबिल 4 आवर्स पर डे, एंड 47 डेज तक ये चलेगा। और जब ये खत्म हो जाएंगे दोनों पेपर, उसके बाद JIGL 4 आवर्स पर डे और CAFM 8 आवर्स पर डे, 43 डेज तक ये चलेगा। और उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा, और साथ साथ 90 डेज का ही शेड्यूल है। और डेली रिवीजन 1 आवर पर डे, एंड देन ग्रुप 2 की रिवीजन साथ साथ 2 आवर्स पर डे। तो आपके पास ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों दे दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7, सिचुएशन 7। ग्रुप 2 अपीयर किया था सर दिसंबर में, लेवल ऑफ नॉलेज 60% है सर, 70% है। एक दो पेपर ठीक हुए थे, एक गड़बड़ हुआ था सर, नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव नहीं आने वाला है। अच्छा, इन सब के बीच में एक चीज़ बोलूँगा, किसी पेपर में कोई एग्जाम्पशन निकल आती है आपकी, जो आपने दिसंबर में दिया था, तो उतना बर्डन आपका कम हो जाएगा। जहाँ पर आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो कि एग्जाम्पशन आ जाएगी, 60+ मार्क्स आ जाएंगे, और वो पेपर तो निकल ही जाएगा मेरा। तो
अगर आप ICSI का एग्जामिशन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो वो आगे के लिए बर्डन कम हो जाएगा। देन उस चीज़ को भी एक फैक्टर दिमाग में रख सकते हैं आप। देन ग्रुप 2 रिपीट करना चाहते हैं सिर्फ, तो एक ऑप्शन है, बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रुप 1 टच मत करो। ग्रुप 1 देना है सिर्फ ग्रुप 2 छोड़कर, तो बिल्कुल अच्छी ऑप्शन नहीं है, ग्रुप 2 छोड़कर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं। ऑलरेडी ग्रुप 2 पे बहुत मेहनत कर चुके हैं। हाँ, टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा, तो मैं कहूँगा मेरा कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल कर लेना। अगर आपने ग्रुप 1 पहले कभी पढ़ा ही नहीं है और आप ग्रुप 2 में कई जगह कॉन्सेप्ट्स मिस कर रहे हो, आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंशिएशन ही ढंग से नहीं आता, तो भाई बहुत गड़बड़ियाँ हैं, तो कर लेना। फिर मेमोरेंडम आर्टिकल ही ढंग से नहीं आता, टाइप्स ऑफ कंपनीज, लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड एंटिटी का डिफरेंस ही ढंग से नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो मिस कर रहे हो आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी लॉ में बेस है वही नहीं आता आपको ढंग से। आप सिक्योरिटी लॉ में जगह जगह डायरेक्टर्स पढ़ लेते हो LODR के अंदर, तो वो ज़रूर कर लेना मेरा कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल। अगर आप सोच रहे हो कि सर सिर्फ ग्रुप 2 रिपीट कर रहे हैं और ग्रुप 2 में कॉन्सेप्ट्स में कमियां हैं, आपको ये भी पता है, तो मेरा कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल साथ में ज़रूर कर लेना। एंड देन बोथ ग्रुप्स वो टाइम निकाल लेना साथ में। और अगर बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो तो कंपनी लॉ अपने आप कवर कर ही रहे हो आप, और उसमें ग्रुप 1 पढ़ रहे हो, और ये आपको ऑलरेडी मालूम ही है कैसे करना है। अब मुझे ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी बताया सिचुएशन 6 में वही रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। सिचुएशन 6 इज़ गेटिंग रिपीटेड, और कैसे करना है इंट्रोस्पेक्शन वो भी मैंने आपको समझा दिया। कमिंग टू द लास्ट सिचुएशन हियर, ग्रुप 2 अपीयर्ड इन December 24 सर, 20-30% नॉलेज है, कोई भी पेपर अच्छा नहीं गया सर, तो मैं रिपीट करूँ ग्रुप 2 में, तो मैं कहूँगा वही सारी बातें हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब मालूम है आपको मैं वही दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, और आपको मालूम है ग्रुप 2 रिपीट कर रहे हो तो इतने घंटे लगने ही हैं आपको। और ग्रुप 1, अगर आप ग्रुप 2 छोड़कर ग्रुप 1 में जा रहे हो, सर ग्रुप 2 में भी कुछ, सर ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं ग्रुप 1 नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तब तक ग्रुप 2 करने का फ़ायदा नहीं है। अगर अभी आप ग्रुप 1 में हाथ डालते हो तो फिर आपको मालूम है कि आपको 90 दिन पढ़ाई करनी है, 12 आवर्स पर डे, और आपके ऊपर ये बर्डन नहीं होगा 2 आवर्स पर डे रिवीजन करने का, ये बर्डन नहीं होगा अगर अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 में जा रहे हो। और बोथ ग्रुप्स देने की हिमाकत मत करना, मैं बोल रहा हूँ, डोंट डू दैट कि जून में बोथ ग्रुप्स दे देते हैं। मम्मी पापा का प्रेशर है, नहीं तो CS छोड़नी पड़ेगी। मम्मी पापा को समझाओ, मेरा वीडियो दिखाओ, मम्मी पापा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे के ऊपर इतना बर्डन मत डालो, कि जिसके पास ऑलरेडी पहले ग्रुप 2 की नॉलेज नहीं है, आप उसको ये मत बोलो कि बोथ ग्रुप्स थे, मतलब नहीं हो सकता। मैं भी होता तो मैं भी नहीं कर पाता, मतलब 25 साल पढ़ाने के बाद बोल रहा हूँ, मतलब इतना कोई लक फैक्टर कोई बहुत ही ज़्यादा हाई हो तो लक फैक्टर पे पास होगा। मेहनत 99% बच्चे जो पास हो रहे हैं मेहनत वाले ही पास हो रहे हैं, रेयरली होता है कोई जो लक फैक्टर से पास हो रहा है। और वो अलग चीज़ें होती है, मिरेकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। हर किसी के साथ मिरेकल नहीं होता। यहाँ तो हार्ड वर्क से डेस्टिनी बनती है, अपनी डेस्टिनी बनाते हैं, हार्ड वर्क से बनाते हैं। तो वो हार्ड वर्क करते हैं तो आप अपनी अच्छी डेस्टिनी बनाते हैं, और डेस्टिनी बनानी है अगले 35-40 साल के लिए। तो एक टाइम पे एक ही ग्रुप दो, चाहे ग्रुप 2 दो, चाहे ग्रुप 1 दो, जो इस वक्त लेवल ऑफ नॉलेज है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। बोथ ग्रुप्स किसको एडवाइस दी जाती है? सिर्फ उन बच्चों को जो कहते हैं सर मैं आज पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ अभी जनवरी में, और मुझे ना दिसंबर 2025 में बोथ ग्रुप्स देने हैं सर, ऑल इंडिया रैंक लानी है, उसको हम कहते हैं बोथ ग्रुप्स कर ले। तेरे पास 11-12 महीने हैं, हो जाएगा मैनेज। 5 महीने में ये बोथ ग्रुप्स मैनेज नहीं होते भाई। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं सर अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बोथ ग्रुप्स अभी कर लें, तो मेरे को लगता है कि मेरे पास होता तो मैं कहता कान पे थप्पड़ लगाऊंगा। तो मतलब अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट अप कर रहे हैं, और 5 महीने हाथ में है, 5 महीने में ही पूरे नहीं है, बोथ ग्रुप्स हो जाएंगे। हलवा है क्या? और है तो बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, खाओगे तो निकल जाएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। एंड हमारी टीम के ये नंबर्स हैं, अगर आपको हमारी टीम से कनेक्ट करना है, हमारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह कुछ चाहिए, और मेरे ये नंबर हैं, व्हाट्सएप कीजिए मुझे, वॉइस मैसेजेस डालिए, एंड आई विल सिंपली से कोई प्रॉब्लम हो, मतलब फ़ोन मत कीजिएगा मुझे, बट वॉइस मैसेजेस डालिएगा, आई विल कीप ऑन रिप्लाइंग, सुबह दोपहर रात शाम, मतलब हमेशा रिप्लाई करता रहता हूँ। तो बस इस सेशन में यही सब कुछ समझाना था आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच, एंड इन विच एवर ऑप्शन यू आर फॉलोइंग ओवर हेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी एग्जॉस्टिव स्टडी कीजिएगा। सिलेक्टिव स्टडी पास नहीं करवाएगी, और कोई गलती से पास हो गया तो आगे ट्रेनिंग में बॉस खाल खींच लेगा। मतलब बॉस इतनी बेइज्जती करता है जब आपको चीज़ें नहीं आती, ऑफिस में बहुत बेइज्जती होती है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब सुनाया जाता है, खरी खोटी सुनाई जाती है, बहुत कड़वा सुनाया जाता है, और उस वक्त लगता है कि हम कहाँ फंस गए। इतनी डांट पड़ रही है, हम घर जाके मम्मी पापा को नहीं बता सकते कि इतना, मतलब स्टाइपेंड
के बदले में कितनी डांट पड़ती है हमें। तो वो चीज़ ना बोली जाएगी ना छोड़ा जाएगा, कहीं और एक जगह ट्रेनिंग छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर भी डांट पड़ रही है ऑफिस में, तो लगेगा ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो एग्जॉस्टिव स्टडी कर लो पहले ही, ताकि जब ट्रेनिंग में जाओ तो बॉस भी आपसे खुश रहे और आपको सब कुछ पहले से बहुत अच्छे से लीगल इंटरप्रिटेशंस आती हों। थैंक यू सो मच। जय माता दी।